हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये मोल का मतलब क्या होता है, मोल आया कहाँ से है, राइट। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड लेवल में और नीट लेवल पे भी आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोल क्या है। तो मोल एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जो कि हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को कैलकुलेट करने के लिए, उनका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये मोल आया कहाँ, तो बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। उनमें से जो 7वां बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोल के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से क्वांटिटीज होते हैं, तो पहला होता है लेंथ, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी होता है लेंथ। दूसरा होता है मास, तीसरा होता है टाइम, चौथा होता है टेम्परेचर, पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट, छठा होता है जो लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको कहते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। एंड सातवां जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मोल के नाम से जानते हैं, राइट। तो मोल बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के कैलकुलेशन में करते हैं। ये तो रहा मोल का बात। मोल एक्चुअली होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको मैं रब करता हूं। मोल एक तरीके से बेसिक काउंटिंग यूनिट होता है, राइट। काउंटिंग यूनिट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हम लोगों को एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के नंबर के बारे में बताता है कि किसी भी प्रेजेंट सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या कितने नंबर ऑफ आयंस है। तो 1 मोल क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है, राइट। जैसे 1 दर्जन एक फिक्स नंबर होता है। जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि 1 दर्जन एप्पल लेकर के आइए तो 12 एप्पल फिक्स है। 1 दर्जन केला लेकर के आइए तो 12 केला फिक्स है। उसी तरीके से 1 मोल जो होता है एक फिक्स नंबर होता है। कितने के बराबर होता है, तो वो फिक्स नंबर जो होता है जिसको हम लोग एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं, वो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या आयंस भी हो सकते हैं। जिसके बारे में बात किया जाएगा 1 मोल, उसका संख्या जो होगा वो इतने के बराबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अच्छा, पहला बात। दूसरा बात, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर के बारे में बोलते। इसको किस नाम से जानते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। साइंटिस्ट का नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। उन्होंने ही इस नंबर को खोज किया था। दैट्स वाई इस नंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं, जिसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं Na से और कहीं कहीं पे NO से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। N फॉर नंबर, A फॉर एवोगैड्रोज, राइट। ये तो बात हम लोगों ने समझ लिया कि 1 मोल जो होता है एक फिक्स नंबर होता है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जिसके बारे में यही बात किया जाए उसका संख्या इतना होगा। इस नंबर को किस नाम से जानते हैं, इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं। ये साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे है, जिसका नाम, साइंटिस्ट का नाम क्या था, एमिडियो एवोगैड्रो। उनके नंबर नेम के बेसिस पे इस नंबर का नाम क्या पड़ा, उन्होंने ही इस नंबर का खोज किया था। दैट्स वाई इस नंबर का नाम पड़ गया एवोगैड्रोज नंबर। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब 1 मोल इतने ही के बराबर क्यों होता है, कोई और नंबर भी हो सकता था। ये नंबर आया कहां से, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि 1 मोल को डिफाइन कैसे किया गया, राइट। तो 1 मोल का जो डिफिनीशन बनाया गया वो बनाया गया कि 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का संख्या होगा उतने ही को हम लोग किस नाम से जानते हैं,
वन मोल के नाम से जानते हैं। तो डिफिनीशन वन मोल का क्या बनाया गया? वन मोल का डिफिनीशन क्या बनाया गया? वन मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। अच्छा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में भी दो तरीके के कार्बन होते हैं। एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास क्या हो, 12 हो, और एक कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 हो। तो 14 वाले को नहीं लिया गया, किसको लिया गया था? वैसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास क्या हो, 12 हो। तो इस कार्बन के, जो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 हो, उसके 12 ग्राम को लिया गया, और उस 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का संख्या था, उतने ही को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वन मोल के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एक बात समझ में आ गया, डिफिनीशन क्लियर हो गया कि 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? वन मोल के नाम से जानेंगे। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इसको कैलकुलेट कैसे किया गया कि 12 ग्राम में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैंने। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैं बोलूं कि 1 kg चीनी में बताओ कि चीनी के पार्टिकल का संख्या कितना होगा, राइट। तो आप कैसे बताओगे? तो इसका एक तरीका है, अगर हमको मालूम ये हो जाए कि एक चीनी के पार्टिकल्स, एक क्रिस्टल का मास कितना है, और ये मान करके चलते हैं कि सारे क्रिस्टल इक्विवेलेंट मास के हैं, इक्वल मास के हैं, तो उस जो 1 kg टोटल मास है उसको एक चीनी के पार्टिकल से अगर डिवाइड किया जाए तो हमको टोटल नंबर ऑफ चीनी के पार्टिकल्स निकल जाएंगे। सेम काम यहाँ पे भी किया गया। हमको टोटल मास कितना मालूम है? 12 ग्राम मालूम है। अगर एक कार्बन के एटम्स का मास हमको मालूम चल जाए तो उससे डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की संख्या को बता देगा, राइट। यही काम किया गया। अच्छा, उस एक कार्बन के एटम्स के मास को कैसे कैलकुलेट किया गया? तो एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस डिवाइस को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मास स्पेक्ट्रोमीटर, राइट। चलिए तो देखते हैं। तो टोटल मास कितना था? 12 ग्राम। कार्बन के एक एटम्स का मास कितना आया? 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये कहां से आया? वो डिवाइस जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये ग्राम से ग्राम कट गया, ये 12 है, ये 1.99 है। अगर इस एग्जैक्टली 2 के बार होता है तो 6 बार में जाता, लेकिन अगर ये 2 से थोड़ा कम है तो ये 6 से थोड़ा ज्यादा में कटेगा। तो इसको कट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितने में आएगा? 6.022, राइट। ये 10 का पावर -23 नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +23। तो ये नंबर कितना आएगा? 6.22 इंटू 022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर आएगा। यहां तक में आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि वन मोल जो होता है एक फिक्स नंबर होता है जो एवोगैड्रोज नंबर के बराबर होता है, जो कि कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसका संख्या कितना होगा? अभी जस्ट मैंने बताया है एवोगैड्रोज नंबर, और वो कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स बताइए, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स का संख्या बताइए, राइट। तो ये कितने के बराबर होना चाहिए? तो बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जब 6.022 इंटू 10⁻23 है और आपने यहाँ पे O2 के बारे में बात किया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 6.022 हो जाएगा, राइट। नहीं, ये भी आप लोगों को 6.022 इंटू 10⁻23 के ही बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि 1 मोल जो होता है एक फिक्स नंबर होता है जिसके बारे में भी बात किया जा रहा है।
यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन एटम का संख्या इतना है। यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो O2 मॉलिक्यूल्स का भी संख्या उतना ही होगा। इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 1 O, 2 O, 3 O, 4, 5, 6 ऐसे कर करके कितने सारे ऑक्सीजन एटम, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, राइट। अब O2 के बारे में बात किया जा रहा है, तो O2 का भी संख्या इतना होगा। कैसे? 1 O2, 2 O2, 3 O2, 4 O2, 5 O2, 6 O2, 7 O2, 7 O2, इस तरीके से कर करके कितने सारे O2, तो 6.022 इंटू 10⁻23 O2 होंगे, राइट। इसी तरीके से सिमिलरली आपसे मैं पूछूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन O2 माइनस 1 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन O2 आयंस का संख्या कितना होगा, तो वो भी इतने ही के बराबर होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होंगे, राइट। इसका अगर डायग्राम बनाए तो 1 O2 माइनस, 2 O2 माइनस, 3 O2 माइनस, 4 O2 माइनस, इस तरीके से करके कितने सारे O2 आयंस, तो 6.022 इंटू 10⁻23 O2 आयंस का संख्या होगा। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि 1 मोल जो होता है एक फिक्स नंबर होता है, जिसके बारे में बात किया जाए, एटम्स के बारे में बात किया जाए तो एटम्स का संख्या, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात किया जाए तो मॉलिक्यूल्स का संख्या, या आयंस के बारे में बात किया जाए तो आयंस का संख्या उतना होगा, लेकिन वो नंबर फिक्स होगा जिसको एवोगैड्रोज नंबर के नाम से जानते हैं, राइट। चलिए अब अगली बात करते हैं। अगला बात ये कि अब यहां तक तो हम लोग को समझ में आ गया कि 1 मोल जो होता है वो एक फिक्स नंबर होता है जिसका एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होता है, लेकिन अब उसको हम लोग डे टू डे लाइफ में एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझको प्यास लगा है, 2 मोल पानी पिलाइए। मैं आपसे क्या बोला कि मुझको प्यास लगा हुआ है, 2 मोल पानी पिलाइए। अब आप 2 मोल पानी कैसे लाएंगे? अब आपको एक बात तो मालूम है कि 1 मोल वाटर कितने के बराबर होगा, 1 मोल वाटर कितने के बराबर होगा, तो 1 मोल वाटर अभी जस्ट मैंने बोला 1 मोल ऑफ H2O कितने के बराबर होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के बराबर होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपसे बोला कि 2 मोल पानी लेकर के आइए, तो आपको तो वाटर दिख रहा है ना, उसमें H2O थोड़ी ना दिख रहा है कि 1 H2O 2 H2O काउंट करके लाइए। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास कोई बहुत बड़ा इमेजिनरी शक्ति है, तो भी इतने बड़े नंबर को काउंट करना संभव नहीं है। 10⁻23 उसका भी कितना, 6 गुना, तो इस नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हम लोग को अगला टॉपिक समझना है। अगर हम लोग को किसी तरीके से ये मालूम हो जाए कि 1 मोल वाटर कितने ग्राम के बराबर होता है, तो उतना ग्राम वाटर वजन करके दे दिया जाएगा, राइट। तो यहाँ से अगला जो टॉपिक हम लोग को समझना है, मोल मास कन्वर्जन। क्या समझना है? मोल मास कन्वर्जन, कि मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे मोल मास कन्वर्जन। मोल को कैसे मास में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। चलिए इसमें हम लोग को 2 चीज पढ़ना है, एक ग्राम एटॉमिक मास पढ़ना है और दूसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़ना है। ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम एटॉमिक मास क्या कहता है? किसी भी एटम का मास जो कि यूनिफाइड मास के टर्म में होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि द मास ऑफ 1 सोडियम एटम, 1 Na एटम, ये कितने के बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मास हमको याद है 23 U के बराबर होता है। हियर U इज द यूनिफाइड मास, जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये कितने एटम के मास को बताता है, 1 सोडियम एटम के मास को बताता है, राइट। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या कहता है कि हमको कुछ नहीं करना है, 23 में U हटा देना है और U की जगह पे क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है। U की जगह पे क्या लगा देना है, ग्राम लगा देना है।
तो अब ये जो 23 ग्राम है ये किसके मास को बताएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na एटम। किसको बताएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na। सोडियम के 1 मोल के मास अब कितने के बराबर हो जाएंगे? 23 ग्राम। और सोडियम का 1 मोल कितने के बराबर होता है? किसी भी चीज का 1 मोल अभी जस्ट मैंने बताया कि कितने के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। सोडियम एटम का मास कितने के बराबर हो जाएगा? 23 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यही कहता है ग्राम एटॉमिक मास कि हम लोग को एटॉमिक मास में यू के जगह पे क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। तो अब वो किसको बताएगा? 1 मोल के मास को बताएगा। राइट। चल अगला टॉपिक हम लोग समझते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या समझेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है हम लोग को? कि हम लोग को 1 मॉलिक्यूल का मास जो कि यू के टर्म में होता है उसमें भी अगर ग्राम लगा देंगे तो वो भी किसको बताएगा? 1 मोल के मास को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल 1 मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O ये कितने के बराबर होगा? तो आप कहिएगा कि सर 2 हाइड्रोजन का 2 गुने 1 प्लस 16 ये कितना आ जाएगा? 18U। कितना हो जाएगा? 18U। 18U बोलने का मतलब इट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब अगर इसी 18U में U हटा करके हम लोगों ने क्या लगा दिया जाए? ग्राम लगा दिया जाए तो अब ये किसके मास को बताएगा? तो ये हम लोगों को 1 मोल के मास को बताएगा। किसको बताएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। किसको बताएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के मास को बताएगा। तो आप अभी तक आप लोगों ने समझ गया होगा कि मैं मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल तरीका है, एटम है तो एटॉमिक मास है, उसको एटॉमिक मास में ग्राम लगा दीजिए तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को निकाल करके उसमें ग्राम लगा दीजिए तो वो 1 मोल के मास को बताएगा। तो इजिली अब हम लोगों ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि हमको 2 मोल वाटर दीजिए, 2 मोल पानी पिलाइए, तो 2 मोल 1 मोल वाटर कितने के बराबर हो गया? 18 ग्राम। तो 2 मोल वाटर 36 ग्राम वजन करके दे दीजिए कि लीजिए सर आपका 2 मोल पानी हो गया। तो इजिली हम लोगों ने मोल को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट। और इन दोनों को कलेक्टिवली ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम लोग मोलर मास के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मोलर मास के नाम से जानते हैं। मोलर मास जैसा कि नाम से ही क्लियर है, 1 मोल का मास इन ग्राम किसी भी चीज का हो, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो। राइट। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या आयंस भी हो सकते हैं। इन ग्राम्स मतलब 1 मोल का मास, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उसके मास को हम लोग जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उतने ही मास को किस नाम से जाना जाता है? मोलर मास के नाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। मोल किसको कहते हैं, 1 मोल कितने के बराबर होता है, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि अगर हम लोग के पास मास हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो उसी पे सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग वो फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला पे सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। राइट। चलिए देखते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि ऑलरेडी किस फॉर्म में होता है, ग्राम के फॉर्म में होता है। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप लोग को बता दो कि नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग इसी फॉर्मूला पे करेंगे, उसी वैसा ही न्यूमेरिकल्स आपको अभी जस्ट मैं दिखाऊंगा। नीट में ही पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है। सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th में है उसमें मोलरिटी में भी इस टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मोल हमारा टॉपिक है इसका इस्तेमाल हर जगह पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं और इनडायरेक्ट मोलरिटी मोल फ्रैक्शन निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। चलिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस हमारा कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in 36 ग्राम ऑफ H2, राइट। ये क्वेश्चन है कि हमारे को क्या दिया गया है, 36 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया है और उसमें पूछ रहा है वो जो 36 ग्राम ऑफ वाटर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपसे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन एटम्स का संख्या कितना होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या है 36 ग्राम ऑफ H2O, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने बताया था कि गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 36 ग्राम, राइट। गिवन मास कितना है 36 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, किसका, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मोलर मास अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 2 × 1 + 16 18 U होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला था कि मोलर मास निकालते समय U को किस में कन्वर्ट कर देना है, ग्राम में। तो यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 18 ग्राम जो कि इसका मोलर मास होगा, राइट। ग्राम से ग्राम कट गया, 18 से 36 2, तो मतलब 2 मोल्स कितना आया, मतलब कि 36 ग्राम ऑफ वाटर जो होगा कितने मोल्स वाटर के बराबर होगा, 2 मोल वाटर के बराबर होगा, पहला। तो अभी हम लोगों को मोल आ गया, अब मोल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अच्छा, 1 मोल वाटर तो फिक्स नंबर होता है 6.022 × 10⁻23, तो 2 मोल वाटर कितने के बराबर होगा, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 H2O के बराबर होगा। मतलब अब हम लोग को मालूम चल गया है कि 36 ग्राम ऑफ H2O में कितने सारे H2O होंगे, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 H2O। अगर इसको डायग्राम बनाए कुछ इस तरीके से बनेगा, 1 H2O, 2 H2O, 3 H2O, 4 H2O, 5 H2O, इस तरीके से कर करके कितने सारे H2O, तो 2 × 6.022 × 10⁻23 H2। लेकिन हमसे H2O का संख्या नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एक बात बताइए, एक H2O के पास कितने हाइड्रोजन, 2। एक H2O के पास कितने हाइड्रोजन, 2। तो इतने सारे H2O के पास कितने हाइड्रोजन, तो इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ H2O इन 36 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू, फिर से इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये किसके संख्या को बताएगा, हाइड्रोजन एटम्स के संख्या को बताएगा, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हम लोग का टोटल नंबर निकल करके आएगा। तो टोटल नंबर हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, तो 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। तो इस तरीके से हम लोग को अगर गिवन मास दिया हुआ है तो पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसमें अगर पर्टिकुलर किसी एटम्स के बारे में बात किया जा रहा है तो उससे मल्टीप्लाई करके उस एटम्स की संख्या को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये इस तरीके से न्यूमेरिकल किया जाता है। एक हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि जो डायरेक्टली नीट में आया हुआ क्वेश्चंस है उसके हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए, इसको मिटा दिया जाए। आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो कि नीट में पूछा गया है, राइट। मैं 1 मिनट आपको क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चंस है हम लोग के सामने। क्वेश्चंस ये कह रहा है, मैं क्वेश्चंस आप लोगों को लिख देता हूं। क्वेश्चंस ये है हम लोग का, 1 ग्राम ऑफ H2 हैज सेम नंबर ऑफ molecules इन, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 14 ग्राम ऑफ N2, 14 ग्राम ऑफ N2, बी में हमारे पास ऑप्शन है 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O, सी में हमारे पास ऑप्शन है 16 ग्राम ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड डी में हमारे पास ऑप्शन है 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2, राइट। चलिए, अब ध्यान देते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो संख्या होगा किसके, इन सारे ऑप्शंस में से किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं हम लोग कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा किसके बराबर, राइट। उसका संख्या कितना है ये हम लोग को सबसे पहले कैलकुलेट करने की जरूरत है। क्लियर? तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, तो इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स H2, टोटल नंबर ऑफ H2। तो कितने का होगा, हम लोग गिवन मास है 1, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू Na, एवोगैड्रोज नंबर। तो हम लोग को कितना आएगा 0.5, और इस एवोगैड्रोज नंबर को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, Na के बराबर। तो ये कितने के बराबर आया 0.5 Na के बराबर आया, राइट। अब हम लोग निकालते हैं ऑप्शन नंबर ये 14 ग्राम ऑफ N2।
तो इसका कितना होगा 14 ग्राम ऑफ N2, तो ये 14 डिवाइडेड बाई N2 का कितना होता है 28, एक नाइट्रोजन का 14 तो 2 का इंटू टोटल नंबर ऑफ तो Na, तो कितना हो गया 14, 1/2 Na, 1/2 Na मतलब 0.5 Na के बराबर होगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर गया, जो कि आंसर किसके बराबर होगा, जो 1 ग्राम ऑफ H2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो हम लोगों का 14 ग्राम ऑफ N2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो ये हम लोगों को नीट 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चंस आप लोगों को, लेकिन नीट में टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है तो इसलिए, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये नंबर ऑफ मोल समझ में आया होगा। एक बार मैं समराइज कर दूं, हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मोल्स क्या होते हैं, कहाँ से मोल आया है उसके बारे में पढ़ा। 1 मोल कितने के बराबर होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। वो 1 मोल एवोगैड्रोज नंबर कहाँ से आया उसके बारे में पढ़ा। 1 मोल को डिफाइन कैसे किया गया उसके बारे में पढ़ा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है उसके बारे में पढ़ा, और न्यूमेरिकल के बारे में हम लोगों ने देखा। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।